ओके। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, साधन लागत और बाजार मूल्य तक पढ़ लिया था। ठीक है। तो जो हमने लास्ट का जो कवर किया था, तो उस लास्ट को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड होता है, प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड होता है, वो 4 इनपुट चाहिए होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। इसके सिवा पांचवा कोई इनपुट या पांचवी कोई भी आगत की आवश्यकता नहीं होती है प्रोडक्शन करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारा जो मैंने पहला आपको जो क्या बताया था, कि मैंने आपको बताया था कि लैंड यानी कि भूमि, लेबर यानी कि श्रम, तीसरी थी पूंजी, कैपिटल, और चौथा था इंटरप्रेन्योरशिप। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, उद्यमिता। इन 4 कारकों की, इन 4 साधनों की, या इन 4 आगतों की, जो भी आप कहना चाहें, इनकी जरूरत होती है उत्पादन करने के लिए। ठीक है। अब दूसरी बात यह समझिए कि जब उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन के अगेंस्ट में ही तो इनकम होगी। क्या मेरी बात आपको याद है पिछली क्लास की? मैंने आपको बताया था कि यही 4 कारक होते हैं जो उत्पादन के साथ साथ आय के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो जब उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन के साथ साथ कहीं ना कहीं इनकम भी, उत्पादन के साथ साथ इनकम भी साथ में जुड़ी रहेगी। ठीक है। तो इनकम जनरेट करने के लिए भी यही 4 कारक जिम्मेदार होते हैं। पांचवा कोई भी कारक नहीं है जो किसी भी व्यक्ति की इनकम जनरेट कर सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि प्रोडक्शन के अगेंस्ट में ही इनकम होती है, उत्पादन के बदले ही आय होती है। तो आय का सृजन करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए भी यही 4 कारक जरूरी होते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी वैल्यू एडिशन के लिए, ये मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लोग इसको लिखते जाइए। मूल्यवर्धन के लिए भी यही 4 कारक जिम्मेदार होते हैं। मूल्यवर्धन मैंने आपको क्या बताया था? मूल्यवर्धन, जैसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये मैंने पहली चीज आपको क्या बताई, ये किसके लिए आवश्यक है? ये प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए ये 4 फैक्टर जरूरी होते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन होगा तो इसी के अगेंस्ट में इनकम होगी। तो आय के सृजन के लिए भी यही 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तीसरी चीज ये है कि वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन के लिए भी, वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन के लिए भी यही 4 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। वैल्यू एडिशन क्या होता है मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, जब मैं बेसिक इकोनॉमी पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार लिखा देता हूं यहां पर, ये दिखा एक बार बोल देता हूं। ठीक है। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है, लिखना चाहें तो आप लिख लें, जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं। इनहेंसिंग वर्थ ऑफ एनी गुड्स और सर्विस बाय इंप्रूवमेंट और बाय चेंज टू मेक इट more desirable, to make it more desirable for the customers, thus allowing it to be sold on, sold at a
टू बी सोल्ड एट ए हायर प्राइस। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे कि किसी भी, इंग्लिश में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए, हिंदी में मैं बोल रहा हूं कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा में बदलाव करके या उसमें इंप्रूवमेंट करके, ठीक है, उसकी कीमत को बढ़ाना वैल्यू एडिशन कहलाता है। इसके द्वारा जो वो वस्तु या सेवा है ग्राहक के लिए और उपयोगी हो जाती है, और इस तरीके से जो वस्तु या सेवा है उसको एक ऊंचे दाम, उसको जो है ना पहले से अधिक दाम पर बेचा जा सकता है। तो ये आपको क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कोई ब्रेड कंपनी है, ठीक है, अब ब्रेड बनाने में प्रोडक्शन के कई चरण होते हैं। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूं, देखिए उत्पादन कई चरणों में होता है, और हर चरण में जो है ना कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता है, और इस इंप्रूवमेंट की वजह से जो उत्पाद है उसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में जो इंप्रूवमेंट किया जा रहा है यही वैल्यू एडिशन कहलाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एक ये तरीका है जीडीपी की गणना के लिए, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ वैल्यू एडिशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिफिनीशंस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी डिफिनीशंस पे ही फोकस रखिए, पूरी कंप्लीट इकोनॉमी पे अभी नहीं उतरे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले चरण में उसने जो है ना, फर्स्ट स्टेज में कंपनी ने गेहूं प्रोक्योर किया। ठीक है, गेहूं प्रोक्योर किया, और ये मान लेते हैं कि 100 रुपए का किया। अब सेकंड चरण में कंपनी ने इसको आटे में कन्वर्ट किया, या इस गेहूं का आटा पीस दिया, और यहां पर इस आटे की कीमत हो गई 150 रुपए। तीसरे चरण में कंपनी ने इस आटे से ब्रेड बना दी। अब ब्रेड की कीमत हो गई 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि कीमत तो बढ़ेगी। अब उसके बाद चौथे चरण में इस ब्रेड की पैकिंग कर दी गई, इसकी लेबलिंग कर दी गई, और इसका एडवर्टीजमेंट कर दिया गया, और यहां पर इसकी जो कीमत निकल के आती है वो 300 रुपए हो जाती है। अब ये ब्रेड बाजार जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी ये फैक्टर कॉस्ट है। अब ये ब्रेड बाजार जाने के लिए तैयार है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर जब हमने जीडीपी की डिफिनीशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इन ए फाइनेंशियल ईयर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम शब्द याद है ना आपको, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान जो है वो जीडीपी कहलाता है। अब यहां पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, ये आ रही है 300 रुपए। तो हम जीडीपी की गणना में इस 300 रुपए को लेंगे। पहले हम ऐसा ही करते थे, फिर हमने जो है बाद में अपने जीडीपी की गणना में सुधार करते हुए जीवीए एट बेसिक प्राइस पे हम इसकी गणना करने लगे। अब बेसिक प्राइस क्या होता है ये भी हम आगे ही देखेंगे, अगली कुछ क्लासेस में। जीवीए क्या होता है ये भी हम अगली कुछ क्लासेस में देखेंगे। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि इसके तहत होता क्या है कि हम उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको जोड़ते हुए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है, एक तो हम जीवीए मेथड से जो है हम जो गणना करते हैं तो हम सेक्टर वाइज जो है ना उत्पादन की गणना कर सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसा चल रहा है, मेडिकल सेक्टर में कैसा चल रहा है, आईटी सेक्टर में कैसा चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसा चल रहा है। तो जीवीए के माध्यम से हम सेक्टर वाइज जो है ना जीडीपी की गणना कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें हमें उत्पादन के किस
किस चरण में, किस स्टेज में हमें जो ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जहां ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है या ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसकी जो है ना इसका एनालिसिस भी आसानी से किया जा सकता है। अब सेक्टर वाइज भी जो है ना एनालिसिस आसानी से हो सकता है। तो इससे क्या है कि डीप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो कंपनी ने सबसे पहले कंपनी ने 100 रुपए का गेहूं प्रोक्योर किया, तो ये 100 रुपए तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड चरण में कंपनी ने आटा बनाया और आटे की कीमत निकली 150 रुपए। अब यहां पर यह बात समझिए कि ये जो 150 रुपए है, तो इसमें ये जो 100 रुपए है इनकी कीमत ऐड है, तो यहां पर वैल्यू एडिशन कितना किया गया, 50 रुपए का। तो यहां पर वैल्यू एडिशन कितना किया गया, 50 रुपए, क्योंकि इसी गेहूं से तो आटा पीसा गया है। तो ये अंडरस्टूड है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस 150 रुपए में 100 रुपए पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो वैल्यू एडिशन कितने पे किया गया है, 50 रुपए पे। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जब जो है ना इस आटे से हमने ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड बनाने में हम देख रहे हैं कि यहां पर ब्रेड की कीमत हो गई 200 रुपए। यहां पर फिर से अंडरस्टूड है कि भाई ये 200 रुपए की जो ब्रेड बनी है उसमें ये 150 रुपए ऑलरेडी ऐड है। तो यहां पर वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, यहां पर वैल्यू एडिशन हो गया फिर 50 रुपए का, क्योंकि 150 रुपए तो ऑलरेडी इसमें ऐड थे। तो एक्स्ट्रा एडिशन क्या हुआ, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या ऐड की गई, एक्स्ट्रा क्या प्रोडक्शन किया गया, तो वो 50 रुपए का। ठीक है, देखिए जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है वो भी एक तरीके से उत्पादन ही है। तो वैल्यू एडिशन में भी जो है ना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन पर ही खर्च करना पड़ेगा। अब ये ब्रेड, आपने आटे को ब्रेड में कन्वर्ट किया तो आपने एक प्रोडक्शन ही तो किया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद जब आपकी ब्रेड फाइनल तैयार हुई तो ये हो गई 300 रुपए की। अब इस 300 रुपए की ब्रेड, क्योंकि इसमें हमने पैकिंग की, लेबलिंग की, एडवर्टीजमेंट की, अब ये 300 रुपए की ब्रेड में आपको पता है कि ये 200 रुपए की जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो यहां पर आपका जो है कितना आपने वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपए का। अब देखिए यहां पर अगर हम प्रत्येक चरण में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रत्येक चरण में अगर हम जो वैल्यू एडिशन किया गया है उसको अगर हम जोड़ दें तो यहां पर हमारा कितना मान आता है, ये हो गया 100, 150, 200 और ये प्लस 100 हो गया 300 रुपए। कितना हो गया, 300 रुपए। ठीक है, तो ये भी मतलब कि अगर हमने जीवीए फॉर्मूले से, हमने जीवीए के आधार पर हमने अगर जीडीपी की गणना करनी है तो भी हमें जो है ना 300 रुपए ही मिल रहा है। और अगर हम जीडीपी की नॉर्मल गणना करते तो भी हमें जो अंतिम उत्पाद की कीमत क्या है, वो 300 रुपए ही मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इसे कहते हैं मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब फिर वापस वहीं चलते हैं। तो वैल्यू एडिशन तो मैंने आपको बता दिया, मूल्यवर्धन क्या होता है। ठीक है, अब जो है मैंने आपको बताया था कि जब, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप लोगों ने ये चाहो तो हो पॉज करके जो है ना इसको उतार लेना, उतारना है तो आप लोग उतार दो इसको। मैं, ये फर्स्ट स्टेज है, मैं जस्ट हट रहा हूं, अगर आपको उतारना है मैं इसको सेंटर में कर देता हूं। ठीक है, ऊपर आप यहां पर लिख सकते हो वैल्यू एडिशन, हिंदी में लिख दीजिए मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन का ये एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी मैं साफ कर देता हूं। तो यहां पर यह बात निकल कर आई है कि जो उत्पादन के 4 साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। और उत्पादन हो रहा है तो उसी के अगेंस्ट में इनकम भी इन्हीं की वजह से जनरेट होती है, और वैल्यू एडिशन भी इन्हीं 4 फैक्टर्स की वजह से होता है, इन्हीं 4 फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इस पर जो खर्च आता है उस खर्च को किसी भी उत्पादन को बनाने में, जैसे ब्रेड बनाने में इन्हीं 4 की जरूरत हो रही थी, तो इस पे जो खर्च आया, तो ब्रेड बनाने में कितना खर्च आया था, 300 रुपए। तो ये 300 रुपए जो ब्रेड की कीमत निकल कर आई थी तो वो इन्हीं पर खर्च हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी साधन लागत हो गई। जब ये ब्रेड बाजार में बिकने के लिए जाएगी तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर इसमें जोड़ देंगे।
निवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला था एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे। अब एनआईटी क्या था? एनआईटी मैंने आपको बताया था कि जब भाई ये फैक्टर कॉस्ट में आप सरकार टैक्स लगाएगी जब बाजार में बिकने के लिए जाएगा, तो फैक्टर कॉस्ट में सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स जोड़ दिया जाए और सरकार उस उत्पाद पर जो सब्सिडी दे रही है, मान लीजिए सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, तो सरकार इस पेन के ऊपर सब्सिडी भी दे रही है। अब ये मान लीजिए पेन 10 रुपए का बना, अब इस पे सरकार ने 1 रुपए टैक्स लगाया, लेकिन सरकार चाहती है कि इसका उत्पादन बढ़े, लोग इसको और खरीदें और जो है इसका जो है इसकी कीमत कम हो जाए, ठीक है, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो सरकार 1 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है एक तरफ, और हो सकता है सरकार दूसरी तरफ इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और इसकी खपत को बढ़ाने के लिए, इसके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हो सकता है सरकार 1 रुपए की सब्सिडी भी दे दे। तो इसमें होगा क्या कि भाई ये जो 10 रुपए का हमारा पेन था, ये 10 रुपए का जो हमारा पेन था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपए जोड़ा जाएगा, फिर सब्सिडी सरकार ने दे दी तो 1 रुपए घटा दिया जाएगा, तो कुल मिला के यहां पर पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए। अगर मान लीजिए सरकार ने सब्सिडी ना दी होती, सब्सिडी ना दे सरकार, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पेन की कीमत 10 रुपए प्लस 1 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी कुछ है नहीं, जीरो, सॉरी सब्सिडी को घटाना है, सब्सिडी कुछ है नहीं तो जीरो, तो यहां पर पेन की कीमत कितनी आ गई? 11 रुपए। अब मैंने जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का जो अंतर था, इसको मैंने कहा था निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोगों को याद है कि नहीं? पिछली क्लास देखिएगा, इसको मैंने निवल अप्रत्यक्ष कर, शॉर्ट में एनआईटी कह दिया था। तो जब फैक्टर कॉस्ट में, ये फैक्टर कॉस्ट है, जब फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ा जाता है तो हमारा मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य मिल जाता है, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जो उत्पादन हो रहा है, मतलब कि जो हमारा उत्पादन है उसकी दो कीमतें हमें दिख रही हैं। एक तो हमें दिख रही है कि भाई हम एक जगह पे हम फैक्टर कॉस्ट देख रहे हैं और दूसरी जगह पे मार्केट प्राइस, यानी कि हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन के दो कीमतों के स्तर हम देख सकते हैं। एक जो उनके उत्पादन में क्या लागत आई है वो कीमत हमें दिख रही है फैक्टर कॉस्ट की, दूसरी तरफ हमें एक कीमत वो दिख रही है जो वो बाजार में बिकने के लिए जब वो वस्तु पहुंची है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन की हम जब उसके मौद्रिक मान की गणना करते हैं या हम उसकी उत्पादन के मॉनेटरी वैल्यू की गणना करते हैं, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी पढ़ा था। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम जीडीपी की गणना करें, जीडीपी की गणना करें तो जीडीपी एक स्तर पर जो है ना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दो स्तर पर इसकी गणना की जा सकती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो यहां पर हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इसी तरह लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको भी लिखना है। एफसी यहां पी के नीचे छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इस प्रकार भी हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं कि हमारे जो उत्पादन हुआ है उस पूरे कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की साधन लागत क्या है और कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्य क्या है। इस तरीके से हम जीडीपी की इस संकल्पनाएं निकल कर आती हैं। ठीक है, अब इसी तरह सेम जीएनपी का भी होगा। इसी तरह सेम जीएनपी का भी होगा। जीएनपी का भी क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फिर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर उसके बाद एनडीपी का भी ऐसे ही हो जाएगा। एनडीपी के भी दो हो जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। और उसके बाद लास्ट में एनएनपी का भी यही होगा हाल।
एनएनपी में भी दो स्तर हो सकते हैं, साधन लागत और बाजार मूल्य। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी चार संकल्पनाएं थी उनकी दो स्तर पर हमें जो है ना मूल्य देखने को मिल रहे हैं। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में हम कहेंगे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। और इसको क्या कहेंगे? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। सेम इनकी भी संकल्पनाएं निकल कर आएंगी, तो इनकी हम अभी बात करते हैं। पहले हम जीडीपी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इनकी हम बात बाद में करेंगे, पहले हम बात जीडीपी की कर लेते हैं। सॉरी। ठीक है, ओके। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जीडीपी एफसी जो है इसमें क्या है? इसमें हमें एक्चुअल जो मूल्य है वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अब देखिए यहां पर क्या है, किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए, अब जैसे ब्रेड की जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, पेन 10 रुपए का आया था, 10 रुपए इसका फैक्टर कॉस्ट थी। अब उसके बाद 1 रुपए का उस पर जो है सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया और सब्सिडी कुछ थी नहीं, तो पेन की कीमत क्या हो गई? 11 रुपए हो गई। अब ध्यान दीजिए, सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, अब मान लीजिए एक ही पेन का उत्पादन हुआ, तो आपकी जीडीपी कितनी कहलाएगी? जीडीपी हमेशा जीडीपी एमपी, जब भी जीडीपी की बात न्यूज़पेपर में की जाती है तो वहां पर समझ लीजिएगा कि जीडीपी एमपी यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की बात की जा रही। तो यहां पर अगर एक ही पेन का उत्पादन हुआ तो भारत की जो जीडीपी हो जाएगी वो भारत की जीडीपी 11 रुपए के बराबर होगी, हाँ या ना? अब यहां पर सरकार ने क्या किया कि सरकार ने बोला कि नहीं, हमें पेन के उत्पादन को हतोत्साहित करना है, तो सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स क्या हो गया? 2 रुपए हो गया। तो यहां पर साधन लागत तो 10 रुपए है और टैक्स यहाँ 2 रुपए है, सब्सिडी 0 है, तो यहां पर पेन की कीमत क्या हो गई? 12 रुपए। अब यहां पर देखिए, पेन एक ही उत्पादित हुआ है, लेकिन यहां पर आपको पहली चीज तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले साल जो है ना 11 रुपए थी और इस साल सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो 12 रुपए की जीडीपी हो गई। एक ही पेन का उत्पादन हुआ है पूरी अर्थव्यवस्था में। तो यहां पर देखिए कि अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर में बदलाव करती है तो आपका जो कीमत है उसमें बदलाव हो जाता है और इससे आपकी जीडीपी भी बदल जाती है। तो यहां पर जो एक्चुअल पिक्चर जो आपको क्या कौन दिखा रहा है, जीडीपी एमपी से क्या आप अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था के विकास का क्या वास्तविक आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए तो जीडीपी हमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो अब अर्थव्यवस्था का जो है ना, मतलब अर्थव्यवस्था का की तुलना करने में या अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि कितनी हुई, अपनी अर्थव्यवस्था का एनालिसिस करने के लिए हम जीडीपी की तुलना करते हैं, फिर पिछले साल की जीडीपी से तुलना करते हैं ना। अब पिछले साल भी एक ही पेन बना था और इस साल भी एक ही पेन बना है, लेकिन पिछले साल जो है ना 11 रुपए की जीडीपी थी और इस साल 12 रुपए की जीडीपी हो गई। तो ये एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है। तो हम जीडीपी एफसी का जो निकालते थे, तो जीडीपी एफसी हम किस लिए निकालते थे? हम जीडीपी एफसी इसलिए निकालते थे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि का आकलन कर सकें, आर्थिक वृद्धि का आकलन, ठीक है, आकलन कर सकें, यानी कि इकोनॉमी में हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एनालाइज कर सकें, एनालिसिस कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एनालिसिस कर सकें।
अच्छा, जीडीपी एमपी क्यों लेते थे? तो जीडीपी एमपी इसलिए लेते थे कि क्यों, क्योंकि ये तो मजबूरी है, क्योंकि जो भी लेन देन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं वो होते किस पे हैं? आपके बाजार मूल्य पर। हाँ, बाजार मूल्य पर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो लेन देन आपके बाजार मूल्य पर होते हैं। तो सरकार जब भी जीडीपी की गणना करती है तो मतलब कि प्रथम दृष्टया वो जो गणना आती है वो हमारी क्या आती है? जीडीपी एमपी आती है। अच्छा, जीडीपी एमपी में क्या है कि इससे क्या है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनसे तुलना करने के लिए हम जो है जीडीपी एमपी की को लेते थे। ठीक है, यानी कि जीडीपी एमपी का मतलब क्या हो गया? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते थे? इसका तो हो गया आर्थिक वृद्धि के आकलन के लिए करते थे, और इसका इस्तेमाल हम करते थे इसका इस्तेमाल हम करते थे अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, ठीक है, तुलना करने में। ठीक है, कि दुनिया में जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? टू कंपेयर बिटवीन वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की मध्य तुलना करने के लिए हम जीडीपी एमपी का इस्तेमाल करते थे। अब यहां पर 2015 में एक बदलाव हुआ। वो बदलाव ये हुआ कि अब आर्थिक वृद्धि का आकलन भी, ये 2015 तक यहां पर ये काम चला है। 2015 तक आर्थिक वृद्धि का आकलन करने के लिए जीडीपी एफसी, ठीक है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, 2015 तक। लेकिन 2015 से आर्थिक वृद्धि का आकलन करने के लिए भी जीडीपी एमपी का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, इस डाटा को इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो 2000 आर्थिक वृद्धि का आकलन भी अब क्या है? 2015 से सिंस 2015 अब इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालिसिस करने के लिए जो है हम जो है जीडीपी एमपी यानी कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनकी डिफिनीशंस देख लेते हैं, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी, परिभाषाएं देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा किसकी लेते हैं? जीडीपी एफसी की। ठीक है, ये परिभाषा, इसकी हेडिंग डाल दीजिए, लिख दीजिए लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद इंग्लिश में लिख दीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके, अब इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पहले लिखते हैं, इन ए फाइनेंशियल ईयर factor cost of all final goods and services
सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की, इंग्लिश वालों ने लिख लिया होगा आई गेस, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत, कॉमा लगाइए, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा हमारी क्या है? अच्छा, जहां ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है ना, तो वहां पर आप ये भी, मतलब कि कई बार आपको पेपर में लिखा आ सकता है टोटल आउटपुट, कुल उत्पादन। ठीक है, तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जगह कई जगह आपको टोटल आउटपुट या कुल उत्पादन भी लिखा दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो बात वही हुई। अब उसके बाद दूसरा क्या है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इसी तरह लिखना है आपको, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए, यहां पर साधन लागत थी, तो यहां पर आपने लिख दिया कि फैक्टर कॉस्ट ऑफ, यहां आपने लिख दिया फैक्टर कॉस्ट ऑफ, और ठीक है, तो ये फैक्टर कॉस्ट लिख दिया। इसी की जगह आपको क्या लिख देना है? मॉनेटरी वैल्यू लिख दीजिए या मार्केट प्राइस लिख दीजिए। इन ए फाइनेंशियल ईयर मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ये हो सकता है मार्केट प्राइस ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, और या फिर ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन ए फाइनेंशियल ईयर मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हिंदी में भी जो है ना, जब इसकी डिफिनीशन को हम करेंगे तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान लिख दीजिए, क्योंकि मौद्रिक मान क्या हो गया कि भाई जो बाजार में लेन देन में वही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मौद्रिक मान लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, आपका बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी एमपी। और आपको मैंने ये बता ही दिया है कि ये जीडीपी एमपी, जो नॉर्मल जीडीपी की बात हो रही है, तो वो जीडीपी एमपी ही होता है, क्योंकि जब जीडीपी की गणना की जाती है तो जो हमारे जो सभी लेन देन हैं, वो लेन देन किस पे होते हैं? वो लेन देन होते हैं बाजार मूल्य पर। किस पे होते हैं? बाजार मूल्य पर। क्लियर है? ओके, अब चलिए जीडीपी हमने कर लिया। अब जीडीपी में जो हमारी दो कीमतें हमें दिखाई दे रही थी कि एक जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी ले सकते हैं, साधन लागत पर भी जीडीपी की गणना की जा सकती है, और बाजार मूल्य पर भी जीडीपी की गणना की जा सकती है। अब जीएनपी को ले लेते हैं। ठीक है, अगला ले लीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब जीएनपी भी क्या होगा? एक फैक्टर कॉस्ट होगा, एक मार्केट प्राइस होगा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पर इसको हिंदी में क्या हो जाएगा?
जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी? तो इसकी डिफिनीशन जो नॉर्मल डिफिनीशन है उसी पे आइए। हमारी जीएनपी की डिफिनीशन क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मान हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। देश के निवासियों द्वारा, मेरे जो लेक्चर है उनमें याद है ना कि जीएनपी और जीडीपी में कहा हम थे? जीडीपी में क्या है कि एक घरेलू सीमा थी, यहां पर क्या है? देश के निवासी हो, कोई सीमा नहीं, वो कहीं भी उत्पादन कर रहे हो। तो हमारी जीएनपी की डिफिनेशन क्या थी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर फैक्टर कॉस्ट में है तो उसको क्या लिख देंगे? एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत, ठीक है, को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इन ए फाइनेंशियल ईयर factor cost of all final goods and services produced by the residents of a country। ठीक है, तो ये हमारी इंग्लिश की डिफिनीशन हो गई। तो हमारा जीएनपी का एफसी कंप्लीट हो गया। अब जब हम बात करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए यहां इंग्लिश में लिख देते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हिंदी में क्या लिखेंगे? बाजार मूल्य पर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो पहले इंग्लिश में देख लीजिए। इन ए फाइनेंशियल ईयर मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। यह क्या आपका हो जाएगा? सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, कॉमा लगाइए, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो हमारा जीएनपी भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। जीडीपी एफसी एंड जीडीपी एमपी कर लिया, जीएनपी एफसी और जीएनपी एमपी भी कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं एनडीपी पर। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है एनडीपी। अब इसमें भी क्या है? एनडीपी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर एक जीडीपी है, जीडीपी से जब हम एनडीपी बने, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से
सकल घरेलू उत्पाद से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद हम बने, तो वहां पर हम क्या है, यहां पर ग्रॉस से नेट की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रॉस से नेट हम तभी आ पाएंगे जब हम ग्रॉस में या सकल में कुछ कटौती करेंगे, और वो कटौती होने के बाद ही हमें जो नेट या निवल मान मिल पाएगा। तो कटौती किस चीज की हम कर रहे थे जब ग्रॉस से नेट में आ रहे थे? हम कर रहे थे मूल्यह्रास की कटौती। ठीक है, मूल्यह्रास वो भी किसका? पूंजीगत वस्तुओं में जो घिसावट या टूट फूट की वजह से। देखिए, जब उत्पादन होगा तो हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो घिसेगा, टूटेगा, तो उसकी वजह से क्या, उनकी वैल्यू कम होती है। तो जो वो वैल्यू कम हो जाती है, तो वो जो कम वैल्यू है उसको जो है हम जीडीपी से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी। देखिए, मैंने आपको एक कार का एग्जाम्पल दिया था, याद होगा आपको, कार का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, और मैंने कहा था कि एक कार है, उसको एक व्यक्ति ने खरीदा है 5 लाख में, ठीक है, और 5 साल वो चला रहा है, 5 साल से, और उसको 5 साल से 5 ईयर से वो चला रहा है। अब इस 5 ईयर्स में उसने 8 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, लेकिन इन 5 ईयर्स में इस कार की कीमत जो 5 लाख रुपए थी वो कुछ घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी, बिल्कुल घटेगी। तो मान लेते हैं कि वो कीमत घटी कितनी, अब ये 5 लाख से बची 2 लाख की, तो यहां कीमत कितनी घट गई? कीमत यहां पर घटी, माइनस हो गया 3 लाख रुपए, यहां पर कार की कीमत गिर गई। तो 3 लाख रुपए कार की कीमत गिर गई 5 सालों के अंदर। तो 5 साल में उसने 8 लाख रुपए कमाए, लेकिन ये 3 लाख रुपए का उसकी कार की कीमत भी तो गिर गई, ये उसका मूल्य ह्रास हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। अब कार से क्या है, वो कार को चलाकर जो है पैसेंजर को लाना ले जाना या किराए पे चलाना, उससे वो पैसे कमा रहा था। तो कार आय का सृजन कर रही थी, इनकम जनरेट कर रही थी, इसलिए कार हमारी क्या हुई? पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। ठीक है, अब ये 3 लाख है, अगर हम एक्चुअल उसकी कमाई देखेंगे तो इस 3 लाख को इससे घटाना पड़ेगा। तो जब इसके 3 लाख को हम जब घटाएंगे तो ये जो है इसकी कमाई कितनी आएगी? 5 लाख रुपए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये उसका जो है ग्रॉस कमाई थी, ठीक है, सकल कमाई थी। लेकिन वास्तविक पिक्चर आपको जो निकल के आ रहा है, नेट जो कमाई उसकी हुई है 5 साल में, वो 5 ही लाख रुपए हुई है, क्योंकि 3 लाख की तो कार की कीमत गिर गई। तो उसी प्रकार जब हम जीडीपी की गणना करते हैं, तो जीडीपी से जब हम एक साल का हम जब सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, तो एक साल में जो भी उत्पादन हुआ है, तो उस उत्पादन में कुछ पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी आई होगी। तो उस कमी को जब हम घटा देंगे तो हम जीडीपी से क्या है, एनडीपी की तरफ आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप कि आई होगी, है ना? तो ये बात हो गई। तो हमने एनडीपी को देख लिया। अब एनडीपी की परिभाषा क्या होगी? तो निवल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या होगी? तो ये परिभाषा मैंने पहले अगर नहीं लिखाई है, तो अगर मैं भूल गया, लिखा दिया है तो बहुत अच्छी बात है पिछली क्लासेस में, अगर नहीं लिखाया मैं भूल गया हूं तो आप लोग जो है ना, चलिए एक बार लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ठीक है। एनडीपी यानी कि उसको लिख दीजिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। तो पहले हिंदी में लिख लीजिए, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान से मूल्य ह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है। मैंने एनडीपी बताया आपको कैसे आएगा। एनडीपी आएगा आपको जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, ठीक है, डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। अब जीडीपी की परिभाषा लिखिए और उस परिभाषा में डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास को घटता हुआ दिखा दीजिए। तो मैंने वही कहा है, जीडीपी की परिभाषा क्या क्या मैंने कहा है? मैंने पहले जीडीपी की परिभाषा बोली, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान से मूल्य ह्रास घटाने पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मूल्य ह्रास घटाने पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये एनडीपी की हिंदी में डिफिनीशन हो गई। अब इंग्लिश में लिख लीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड
बाय एडजस्टिंग, आप एडजस्टिंग भी लिख सकते हैं या सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग या एडजस्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। या फिर इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, शॉर्ट में क्या है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने जीडीपी की डिफिनेशन की जगह शॉर्ट में ही उसको लिख दिया हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं किसको, इसको डेप्रिसिएशन को। जब डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को जब हम घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, एनडीपी। बात समझ में आ गई। अब एनडीपी भी दो स्तर पर निकाला जाएगा। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला होगा एनडीपी एफसी और दूसरा होगा एनडीपी एमपी, यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद और बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले बाजार इस पे साधन लागत पे देख लेते हैं, तो एनडीपी एफसी। ठीक है, क्या लिखेंगे, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद क्या है कि भाई जो हमारा एनडीपी की परिभाषा है तो उसमें जो मौद्रिक मान लेंगे हम साधन लागत पे लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एक वित्तीय वर्ष में देश की, हिंदी में लिख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत से मूल्यह्रास घटाने पर साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर, कॉमा लगाइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग depreciation from the factor cost of all final goods and services produced within the domestic territory of a country। क्लियर, अब बात समझ में आ गई। अब ये हो गया जीडीपी एफसी। अब हमारा एनडीपी एफसी। अब दूसरा हमारा क्या है, एनडीपी एमपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। तो अब जहां पर साधन लागत थी इसकी डिफिनीशन में, साधन लागत की जगह यहां पर आप मार्केट प्राइस कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं हिंदी में डिफिनीशन बोलूं तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान में से या बाजार मूल्य में से मूल्यह्रास घटाने पर हमें बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में ही इसको लिख लीजिए, इन ए फाइनेंशियल ईयर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ऑब्टेन्ड by adjusting depreciation from market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो हमने एनडीपी का देख लिया। अब यहां पर जो है नीचे एक नोट डालिए, नोट लिख दीजिए। एक्चुअली मैं यहां पर लिखाना भूल गया। ये जो एनडीपी एफसी है, ठीक है, ये लिख लिया, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं। एनडीपी एफसी है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। यहां इसके नीचे एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट क्या है, जो ये एनडीपीएफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। घरेलू आय, हम राष्ट्रीय आय चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अभी घरेलू आय पे आ गए हैं, अब राष्ट्रीय आय पर भी आएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घरेलू आय। एनडीपीएफसी साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है घरेलू आय। तो परिभाषा के अंत में या अलग से नोट डाल के लिख लीजिए, तो ये आपका घरेलू आय होता है। अभी आगे हम उस पे आएंगे, राष्ट्रीय आय पे। इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, जीडीपी राष्ट्रीय आय है, नहीं है। जीएनपी राष्ट्रीय आय है, नहीं है। तो राष्ट्रीय आय है कौन सा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ के आता है कि एनडीपी एमपी यानी कि बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद को आपने राष्ट्रीय आय, वो क्या घरेलू आय क्यों नहीं कहा। क्योंकि देखिए वो जो है, मैंने आपको बताया ना, एनडीपीएफसी को ही हमने घरेलू आय में क्यों लिया, क्योंकि ये साधन लागत पर है। ठीक है, ये साधन लागत पर है, साधन लागत, और साधन लागत का मतलब यानी फैक्टर कॉस्ट पर। और फैक्टर कॉस्ट में हमारे 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ये जो हमारे 4 फैक्टर हैं, इन फैक्टर की वजह से ही जो हमारा क्या है, प्रोडक्शन होता है। और ये 4 फैक्टर ही हमारे इनकम जनरेट करते हैं, आय का सृजन करते हैं। तो जब इनकम जनरेट यही 4 कर रहे हैं, आय का सृजन यही कर रहे हैं, तो हम एनडीपीएफसी को ही हम क्या, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम घरेलू आय कहेंगे, एमपी को नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है। और टैक्स जो है, टैक्स कोई आय नहीं होती है। टैक्स एक तरीके से मनी का ट्रांसफर होता है, मुद्रा का स्थानांतरण कह लो या हस्तांतरण कह लो। ठीक है, तो टैक्स कोई आय नहीं है, टैक्स को आप सरकार की आय नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आय तो तभी होगी जब उसके बदले में कोई सेवा या वस्तु दी जाए। ठीक है, अब बोलो सरकार प्रशासन चलाती, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इतना डीप में जाके आपको थीसिस नहीं लिखनी है ना। चलिए, तो हमारा एनडीपीएफसी ही क्या है, डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय। घरेलू आय के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घरेलू आय। अब इसकी परिभाषा ही, एनडीपीएफसी की जो परिभाषा मैंने लिखाई है, इसी की परिभाषा ही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी घरेलू आय की परिभाषा हो जाएगी। इसकी परिभाषा ही आपकी घरेलू आय की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, घरेलू आय की परिभाषा क्या होगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की जो डिफिनीशन होगी, वही आपकी घरेलू आय की डिफिनीशन हो जाएगी। ठीक है, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद की परिभाषा। ओके, अब चलो एनडीपी हो गया। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी। अब देखते हैं चौथा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है,
चौथा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एन एन पी। अब इसमें भी जो है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीएनपी में से, अब जीएनपी ये है जीएनपी, अब यहां से एनएनपी हो आपको करना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि चेंज किस में आ रहा है, चेंज पहले ग्रॉस में से नेट हो रहा है, बाकी एन अपनी जगह सही है, पी अपनी जगह सही है। ठीक है, तो चेंज कहां हो रहा है, पहले वाले में चेंज हो रहा है, ग्रॉस से हम क्या हो रहा है, नेट में हो रहे हैं। तो ग्रॉस से जब नेट में हो रहे हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो अगर हम जीएनपी की परिभाषा में से, इसमें से परिभाषा से मूल्य ह्रास का घटाना भी जोड़ दें, इसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में हम मूल्य ह्रास को घटाना भी जोड़ दें, तो हमारी एनएनपी की परिभाषा बन जाएगी, एनएनपी की डिफिनीशन बन जाएगी। तो क्या करेंगे, जीएनपी की डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। तो पहले जीएनपी की डिफिनीशन, एनएनपी की डिफिनीशन देख लीजिए। तो जीएनपी की परिभाषा में से मूल्य ह्रास को घटता हुआ दिखा देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, एनएनपी की डिफिनीशन हो जाएगी। तो लिखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, एक वित्तीय वर्ष में देश की, अभी हम केवल एनएनपी की डिफिनीशन पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो लिखिए एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग उसको वीडियो को पॉज कर, मतलब पॉज करके जो है ना लिख लीजिए, फिर चलाइए, फिर लिखिए। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा या स्पीड कम कर लीजिएगा। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान से मूल्य ह्रास को घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान से मूल्य ह्रास को घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। चलो क्लियर। अब ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन, अब इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा सा बैक जाके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, हालांकि मैं काफी टाइम दे रहा हूं आपको। अब जब हम एनएनपी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एनएनपी एमपी की बात करते हैं। ठीक है, एनएनपी एमपी की, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लूं। ओके, थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगी है ना, अब तो गला सूख जाता है। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, एनएनपी एमपी। एफसी की बात नहीं करेंगे अभी, एफसी की बात लास्ट में करेंगे। एमपी, ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट नीचे लिख देता हूं प्राइस। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, बाजार मूल्य पर बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है,
बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वही है निवल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा, और उसके जो कीमतें लेंगे हम वस्तुओं और सेवाओं की, वो बाजार मूल्य पर ले लेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से मूल्य ह्रास घटाने पर बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इन ए फाइनेंशियल ईयर net national product at market price is obtained by adjusting depreciation from the market value of all final goods and services produced by the residents of the country। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका NNP-FC। अब अगला क्या है? NNP-MP। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP-FC। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नहीं सही चल रहा है, चलो वही पेन ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, और यही आपका NNP-FC ही नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। घरेलू आय क्या थी? घरेलू आय थी आपकी NDP-FC। ये थी आपकी क्या? घरेलू आय। और राष्ट्रीय आय क्या होगी आपकी? NNP-FC। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये नेशनल प्रोडक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि एक फील दिमाग में रखने के लिए कि आपको याद रहे आसानी से, कि जहां राष्ट्रीय शब्द आ जाए, नेशनल शब्द आ जाए, तो थोड़ा सा उस समय आप जो ना इसको इस तरीके से रट लीजिएगा कि राष्ट्रीय की बात हो रही है, अच्छा राष्ट्रवाद, हम सब एक हैं, तो किस सारे भारतीय मिलकर करेंगे जो करेंगे, वो ये चीज मैंने बताई थी ना। तो ये आपका क्या है? नेशनल इनकम कहलाता है, NNP-FC। अब इसकी डिफिनेशन देखने से पहले तो हम ये कारण जान लेते हैं कि इसको ही राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको ही राष्ट्रीय आय, NNP-FC को ही राष्ट्रीय आय क्यों लिया गया, बाकी को क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, तो ये चीज हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब NNP-FC को नेशनल इनकम क्यों लिया गया? कि पहली चीज तो ये है कि इसमें क्या है, ये क्या कहते हैं कि इसमें साधन लागत को लिया गया है, यानी फैक्टर कॉस्ट को, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट को लिया गया है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को लिया गया है, और ये फैक्टर कॉस्ट यानी कि उत्पादन में जो पैसा खर्च हुआ है, मार्केट प्राइस की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन में जो लागत आई है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब मार्केट प्राइस में जाएंगे तो हमारा क्या, वो फिगर
सही नहीं रहता है। अब दूसरा ये है कि फैक्टर कॉस्ट में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के अगेंस्ट में ही तो इनकम होगी। तो जितने रुपए खर्च करके आप प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उत्पादन के साधनों पे या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जितने रुपए आप खर्च करेंगे, वही रुपए तो इनकम है। बात मेरी समझ में आई? प्रोड्यूसर का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वही किसी और की इनकम है, तो वही रुपए तो इनकम है। तो ये फैक्टर कॉस्ट पे है। तो फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर होने की वजह से सबसे पहले तो इसको जो है ना आय माना जाता है। ठीक है। अब दूसरा, राष्ट्रीय आय क्यों माना गया? देखिए उसमें एनडीपीएफसी में भी क्या है, एफसी था। तो उत्पादन पे जो कॉस्ट आ रही थी और इसी प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है, उसी के अगेंस्ट में इनकम होती है। तो जो एफसी वाला जो होता है, फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पे जो गणना होती है, उसी को हम इनकम के रूप में काउंट करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमारी क्या है कि इसमें जो है ना निवासियों को शामिल किया गया है। निवासियों का उत्पादन लिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन लिया गया है। ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल प्रोडक्ट को लिया गया है। ठीक है। या फिर दूसरी तरफ से लिख दीजिए कि रेजिडेंट्स का प्रोडक्शन लिया गया है। ठीक है। क्योंकि हम भारत के अगर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय आय में जो हमारा क्या है कि वही फिर राष्ट्रवाद, यानी कि सारे भारतीयों का उत्पादन। तो जो सारे भारतीयों का उत्पादन होगा, वही तो भारतीयों की आय का कारण बनेगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। ठीक है। और कोई कारण इसमें है? इसको राष्ट्रीय आय में क्यों लिया गया है? बस। और दूसरा ये, तीसरा ये है कि भाई ये नेट है, इसमें मूल्यह्रास भी शामिल नहीं है। तीसरा क्या है? ये नेट है, मूल्यह्रास भी निकाल दिया गया है, यानी कि डिप्रिसिएशन को भी निकाल दिया गया है। डिप्रिसिएशन को भी निकाल दिया गया है। ये तीन कारण हैं। डिप्रिसिएशन को भी निकाल दिया गया है। अब मूल्यह्रास को निकाल दिया गया है, तो मैंने आपको क्या बोला था? कार थी 5 लाख की थी कार, 5 साल चली, 8 लाख रुपए की व्यक्ति ने अर्निंग की, लेकिन उन्हीं 5 सालों में कार की कीमत 3 लाख गिर गई। तो जो सकल या ग्रॉस जो अर्निंग है उस व्यक्ति की, वो 8 लाख रुपए हुई 5 साल में। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कार की कीमत जो, यानी कि जो पूंजीगत वस्तु थी, उसकी कीमत 3 लाख रुपए कम हो गई। तो जब वो 3 लाख रुपए कम हो गई, तो इसका मतलब है जो एक्चुअल या जो नेट उसकी इनकम हुई, वो 8 लाख माइनस 3 लाख रुपए बराबर 5 लाख रुपए। तो यहां पर क्या है? यहां पर भी मूल्यह्रास को निकाल दिया गया है। वहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि नेट इनकम हमें तभी आए, नेट इनकम हमें तभी पता चल रही है जब हमने मूल्यह्रास को हटाया। यहां पर भी हमने मूल्यह्रास को, हमने ग्रॉस की जगह नेट लिया है। तो मूल्यह्रास को यहां भी निकाल दिया गया है, यानी डिप्रिसिएशन को आउट किया गया है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा इनकम रियल फिगर देगा, तो ये हमारा नेशनल इनकम के रूप में काउंट हो रहा है। दूसरा, निवासियों का प्रोडक्शन लिया गया है, इसलिए भी इसको नेशनल इनकम के रूप में माना गया है, एनएनपीएफसी को। तीसरा, साधन लागत को इसमें लिया गया है। भाई आय तो होती है, जो उत्पादन के साधनों पर जो खर्च होता है वही इनकम होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? उत्पादन के साधनों पर जो खर्च हो रहा है वही इनकम होती है। तो वही इसीलिए जो है ना, इसको नेशनल इनकम लिया गया है। तो एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम राष्ट्रीय आय, या एनएनपीएफसी को हम राष्ट्रीय आय क्यों काउंट करते हैं, ये चीज समझ में आ गई? ओके। तो चलो अब इसकी डिफिनीशंस देख लेते हैं। ठीक है। अब इसकी एनएनपीएफसी की डिफिनीशन क्या है? एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय, इसकी डिफिनीशन क्या है कि जीएनपी से वही एनएनपी घटा दिया, और वो जो कीमतें लेंगे वो फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत की लेंगे। तो लिख लीजिए डिफिनीशन हिंदी में, एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत से
सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की साधन लागत से मूल्यह्रास घटाने पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। हिंदी में लिखे, मूल्यह्रास घटाने पर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगली लाइन लिख लीजिए, इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की और भी डिफिनिशंस हैं, वो आगे लिखाऊंगा। इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब उसके बाद इंग्लिश में लिख लीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर, net national product at factor cost is obtained by adjusting depreciation from the factor cost of all final goods and services produced from the factor cost of all final goods and services produced by the residents of the country. Clear? Okay. So ये हो गया NNPFC। अब जब हम बात करेंगे NNPMP की, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो लिखा ही चुका हूं मैं, आई गेस वो हो गया है ना। हाँ, ये तो हो ही गया। तो कुल मिला के हमने जो है ना, आज ये हमने जो हमारे 4 संकल्पनाएं थी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है, इनको हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस यानी साधन लागत और बाजार मूल्य के आधार पर पढ़ लिया। हमने ये भी जाना कि डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय क्या होती है, ये भी जाना कि राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी ही क्यों होती है, और हमने राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी को भी पढ़ लिया है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।